ये हो जाए। हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो जो कि मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे बता रहा था वो बीच में टूट गई थी, इसलिए इसकी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इसी में आगे का ये पीछे हमने टीथ और टंग के बारे में पढ़ा था बस। अब इससे आगे देखते हैं हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो कि मेरे पास पढ़ना था। ये बीच में वीडियो टूट गई थी इसलिए ऐसा हो गया। शुरुआत है, पता नहीं लगती। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, एलिमेंट्री कैनाल। इसे मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये डाइजेस्टिव यहाँ से शॉर्ट में लिखा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहले से समझ लेते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा अपने आप। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये माउथ से शुरू होता है, क्योंकि माउथ से खाना खाते हैं। डाइजेशन के लिए ये पढ़ रहे हैं कि फूड का कैसे डाइजेशन होता है, तो बेसिकली बात है माउथ से शुरू होगा। इसको कहते हैं बकल कैविटी, जिसमें हमारी 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। इसी में हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करती है। ये आगे अभी प्रोसेसिंग में बताऊंगा कैसे कैसे डाइजेशन होता है। बकल कैविटी के बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा इसोफेगस। ये बकल कैविटी और स्टमक को जोड़ता है। पहला पार्ट बकल कैविटी, सेकंड इसोफेगस और स्टमक, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट इसोफेगस का बस इतना काम है कि बकल कैविटी और स्टमक को जोड़ता है। इसमें आप यह ध्यान से देखिए, जो बकल कैविटी है वास्तव में 2 पार्ट्स में बढ़ गई, एक विंड पाइप और दूसरा इसोफेगस। हमारे जो नेक होता है गला, इसमें 2 पाइप होते हैं, विंड पाइप और इसोफेगस, और ये दोनों ही बकल कैविटी से जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्लिट यानी ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर होती है, एपिग्लोटिस। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये एपिग्लोटिस इस विंड पाइप को बंद कर लेता है, जिससे फूड हमारा स्टमक में आ जाता है। और जब हम खाना नहीं खाते, सांस लेते हैं, तो ये इसोफेगस को बंद कर देता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, खाना खाते हुए बोल लेते हैं, हंस लेते हैं, तो वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हुए आप अक्सर देखते हुए आपको धक्का लगता है। उसके बाद ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब हम खाना खाते हुए बोलते हैं तो ये एपिग्लोटिस जाकर इसोफेगस को ढक लेता है और विंड पाइप को ओपन कर देता है, क्योंकि बोलने के लिए हवा की पासिंग की जरूरत होती है, एयर पासिंग की। और फिर फूड हमारा इसोफेगस में जाने की वजह विंड पाइप में आ जाता है और वो हमारे सांस को रोक लेता है, जिससे हमें एकदम धक्का लगता है, और फिर वो उसे फूड के ऊपर वापस मुंह में धकेल देता है। तब एपिग्लोटिस बंद होकर फिर दोबारा वो इसोफेगस में आता है। इसलिए हमें खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ये भी एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। इसोफेगस के बाद हमारा फूड आया स्टमक में। स्टमक में क्या क्या खासियत होती है देख लेते हैं। ये जे टाइप स्ट्रक्चर होती है, जे टाइप बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे इंग्लिश के जे शेप। देखिए ध्यान से, जे शेप है। इसके इधर की तरफ लीवर होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। इसी पे गॉल ब्लैडर होता है, और इस स्टमक के नीचे दूसरी ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज। और ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है। इसके आगे वाले भाग को ड्यूडेनम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिससे स्टमक से जुड़ती है वो। लेकिन ये एनसीईआरटी ने बताया नहीं है, इन्होंने इसे पूरे पे स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया। आप इसे ड्यूडेनम ध्यान भी रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है फूड, जिसमें बिलाई नामक की स्मॉल स्ट्रक्चर होती है। इनका क्या काम है भी आगे बताएंगे प्रोसेसिंग में। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस से डाइजेशन हो जाता है। इस तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पूरा सिस्टम है हमारा, जिसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? एलिमेंट्री कैनाल के 6 पार्ट हमने देखे, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस लास्ट। और ग्लैंड्स हमने 3 देखे, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, बिगेस्ट ग्लैंड भी है, और पैंक्रियाज। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। ये हमारा पूरा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इजीली मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। और इसमें और भी अलग जो बातें थी वो भी बता दी। एक बात ध्यान रख सकते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका एक पार्ट बंद होता है, जिसके कॉर्नर पे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है। कभी कभी लोगों को इसका दर्द हो जाता है। और बाकी लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। स्टमक जो है जेल शेप स्ट्रक्चर होती है। इसोफेगस का काम केवल बकल कैविटी और स्टमक को जोड़ना है। ये कोई डाइजेशन नहीं करता, पर डाइजेशन बाकी सब में होता है।
तरह से आप ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने बताया, बता दीजिए चाहे। अब मैं इसकी प्रोसेसिंग बताता हूँ, जो मेन चीज़ है प्रोसेसिंग कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या है। इस पूरे प्रोसेस को हम जो फूड खाते हैं इसका डाइजेशन कैसे होता है। सिर्फ फूड क्या है, फूड वास्तव में जो है, फूड जो है हम एनर्जी के लिए लेते हैं। फूड जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और इसे हम काय में डाइजेशन में क्या करते हैं, इसे हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस। क्यों, ताकि बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, उन्हें और उनसे एनर्जी ले सके, इसीलिए। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो लाइसन का नाम है वो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन। इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो फूड इंटेक से लेकर फूड के डाइजेशन तक का पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं। इस प्रोसेस में 5 स्टेप है। पहला स्टेप है इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या है, पहला स्टेप इंजेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन। ये सबसे बड़ा पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, सबसे बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट यही है, डाइजेशन। तीसरा पार्ट क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। चौथा पार्ट है इसका एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ये क्या होती है, अभी जल्दी पता लग जाएंगे सर, फटाफट इजीली बता देता हूँ। और फिर इजेशन, लास्ट है इजेशन, इजेशन, इजेशन। ये 5 स्टेपों में जरूर ध्यान रखना है न्यूट्रिशन के, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। और इसी सीरियल में याद रखने हैं, इसी क्रम में हमें ये याद रखने हैं अच्छे से। तो हमने पहले पिछली वीडियो में सबसे पहले टूथ और टंग के बारे में जाना, जो कि एसेसिव ऑर्गन्स हैं। उसके बाद हमने इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाना, जो किससे मिलकर बना, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना। यहाँ मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और उनके हमने फीचर्स जाने कि उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये सब मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। अब हम जान रहे हैं इसका प्रोसेस क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस, इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। और इसके 5 स्टेप होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। ओके, अब मैं इन्हें बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम फूड कहाँ से खाते हैं, सबको पता है, माउथ से खाते हैं। इसे साइंस में हम बकल कैविटी कहते हैं। इसमें सैलिवारी ग्लैंड्स होती है, माउथ टीथ होती है, टंग होती है, जिनका काम मिक्सिंग का है। और सैलिवारी ग्लैंड का क्या काम है, सैलिवारी ग्लैंड का काम है सैलाइवा रिलीज करना। सैलाइवा क्या काम है, सैलाइवा। सैलाइवा क्या करता है, सैलाइवा जो है फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च, स्टार्च सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स स्टार्च को ही बनाते हैं। और अपनी लीफ में, फ्रूट्स में, सभी पार्ट में स्टार्च को स्टोर करते हैं। इस स्टार्च का डाइजेशन कर देता है, काय में, शुगर में। कौन, सैलाइवा। अभी बात कैसे पता लगे कि सैलाइवा कर रहा है या नहीं, कर भी रहा है नहीं, तो इसके लिए सिंपल से एक टेस्ट होता है, टेस्ट। इसे मैं रफ कर देता हूँ, जगह नहीं, आप देख लीजिए स्टेप। टेस्ट कौन सा होता है, आपने पिछली क्लास में एक टेस्ट पढ़ा होगा, आयोडीन टेस्ट। ये टेस्ट हमेशा स्टार्च के लिए होता है, स्टार्च, स्टार्च के प्रेजेंट के लिए। ये सबको पता है, आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च के प्रेजेंट के लिए। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो सबको पता है आयोडीन कौन सा कलर देता है, पर्पल। ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। वायलेट भी कह देते हैं, कुछ ब्लूइश भी कह देते हैं, क्योंकि एक से शेड है इसीलिए, बाकी अंतर कोई नहीं। आयोडीन टेस्ट, स्टार्च प्रेजेंट है तो ये कलर देगा। लेकिन अगर स्टार्च शुगर में टूट गया तो अब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है शुगर, अब प्रेजेंट है शुगर। और आयोडीन शुगर के साथ कौन सा कलर देता है, येलो, येलो कलर देता है। कौन सा, येलो कलर। जब हम ये टेस्ट करते हैं
जैसे हमने खाना खाया, एक गस्सा खाया, अगर हम उसको उस गस्से को वापस निकाल के लैब में उसका टेस्ट कराएंगे टेस्ट, तो वो येलो कलर देगा। इससे पता लग रहा है सलाइवा प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्च को शुगर में केवल सलाइवा ही तोड़ता है, इसीलिए सलाइवा हमारे माउथ में है यानी कि। तो ये सलाइवा टेस्ट एनसीईआरटी ने बताया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे तो आपको समझाया शॉर्ट में, देख लीजिए। अब इसके बाद बकल कैविटी में और कोई काम नहीं है, बस टीथ का टंग का तो बता ही दिया, मिक्सिंग कटिंग मिक्सिंग ये सब। अब इसके बाद इसोफेगस की थ्रू स्टमक में आ जाएगा। इसोफेगस का भी कोई खास काम नहीं है, केवल ये बकल कैविटी और स्टमक को जोड़ता है। अब आ जाती है बात स्टमक की। स्टमक में डाइजेशन का अच्छा पार्ट होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है, समझ लेते हैं स्टमक में कैसे होता है डाइजेशन। स्टमक का आपको बताई गई है, जे टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक हमारी, और स्टमक के अंदर 3 तरह के जूस रिलीज होते हैं, 3 तरह के फूड के डाइजेशन के लिए। जैसे सैलिवरी ग्लैंड तो केवल सलाइवा रिलीज करें, इसमें 3 तरह के हैं। एक है म्यूकस, क्या है म्यूकस, एक है HCl, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डाइजेस्टिव और ये जूस। अब इसका काम क्या है, इन सब का काम क्या है? सिंपल सी बात है, जब हम फूड इंटेक करते हैं तो हमारे हाथों में, बर्तनों से, कहीं से भी बहुत सारे बैक्टीरिया फूड के साथ आ जाते हैं हमारे खाने में, और वो बैक्टीरिया में हार्म तो करेंगे अगर उन्हें नहीं मारा जाए। तो जो हमारे स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, किल द बैक्टीरियाज, उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है जिससे वो हमें हानि ना पहुंचाए। अब बात आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या? एसिड अगर आपने पढ़े हो तो एसिड जो होते हैं ये काफी प्रबल होते हैं, मतलब बहुत हार्मफुल, अगर स्किन पर गिर जाए तो स्किन को जला देते हैं। इसी कारण ये HCl बैक्टीरिया को मार देता है, इसकी यही फीचर होते हैं एसिड के, ठीक है। तो HCl का ये काम है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो HCl हमारी स्किन को जला सकता है, वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जलाता फिर? तो इसके 2 कारण है। पहला तो जो हमारी स्टमक होता है, इसके अंदर जो वॉल होती है, इसे वॉल कहते हैं, ये बहुत थिक होती है, जिस कारण HCl उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अच्छा, दूसरा, इसमें जो है म्यूकस बनता है, ये म्यूकस इस वॉल पर रिलीज होता रहता है, और ये म्यूकस का क्या काम है? हमारी स्टमक की वॉल को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से बचाना, ताकि वो इसे हार्म ना कर पाए। 2 काम तो ये होगा। अब तीसरा काम क्या है? डाइजेशन भी तो होना जरूरी है भाई। जब डाइजेशन नहीं हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, स्टमक में डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव जूस से होगा। कहाँ का डाइजेशन होगा? प्रोटीन का। स्टमक में डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ओके, अब इसके बाद हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, इसके आगे के पार्ट में आता है पहले, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। इसे हम ध्यान रख सकते हैं कि इसे ड्यूडेनम कहते हैं। ये एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है ड्यूडेनम का, लेकिन इसे ड्यूडेनम कहते हैं। हमारे लीवर में, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। लीवर के ऊपर होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी गोल ब्लैडर। इस गोल ब्लैडर में क्या बनता है? अब ये देख लेते हैं इसका डायरेक्शन। इस गोल ब्लैडर का क्या काम है? इस गोल ब्लैडर में बाइल जूस बनता है, बाइल जूस। ये अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन समझ रहे हैं। काय का डाइजेशन समझ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। गोल ब्लैडर में बाइल जूस कहाँ से आया? लीवर का बाइल जूस बनाती है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर गोल ब्लैडर में इकट्ठा करती है। और उसके बाद जब हम फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये डक्ट दिखाई दे। ये डक्ट क्या होती है? बाइल डक्ट होती है, इनकी हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है ये बाइल जूस। इस बाइल जूस का काम क्या है? अभी हमने पढ़ा HCl जो है एसिडिक होता है, जिससे हमारा फूड एसिडिक हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे पेट में एसिड बन रहा है, जलन हो रही है, बड़े लोग कहते हैं, कभी कभी बच्चे भी कहते हैं, तो उसका कारण HCl ही है। तो इसके इफेक्ट को निष्क्रिय करने के लिए, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस होता है, क्योंकि इसकी नेचर होती है बेसिक। एसिड और बेस आपने पढ़े होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन।
तो ये फूड को भी न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि उसका एसिडिक या बेसिक इफेक्ट हमारी स्किन को हार्म नहीं करेगा। यही काम होता है बाइल जूस का। इसके बाद आप ये दूसरी देख रहे हैं ग्लैंड पैंक्रियाज, इसमें इंसुलिन बनता है मेनली, पैंक्रियाटिक जूस भी बनते हैं और मेनली इंसुलिन बनता है। इंसुलिन हमारी शुगर का डाइजेशन करता है और इसके न बनने पे ही शुगर डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। और बाकी इसमें पैंक्रियाटिक जूस भी बनते हैं। ओके, अब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजर पार्ट में आ जाता है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने दिखाया है। इसे मैं रख कर देता हूँ जिससे आगे को बताता हूँ। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये स्मॉल स्मॉल डॉट 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 जो दिखाई गई है ब्लैक कलर से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्मॉल इंटेस्टाइन कोयली हमारी एब्डोमेन में पड़ा होता है, ये हम बता चुके हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़े थे। और लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई स्ट्रक्चर होती है। ये विलाई क्या है, आखिर विलाई है क्या, जरा हम ये देख लेते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। 7.5 मीटर बहुत लॉन्ग होती है। इसमें जो विलाई स्ट्रक्चर होती हैं, जो यहाँ पे लिखी गई है, जो ब्लैक ब्लैक दिखाई गई है, इसका क्या काम है आखिर? ये विलाई जो है जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से। ये आप बता सकते हैं क्या? ये बिल्कुल सबको दिख रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इनका क्या रोल है? इनका रोल है जैसे अगर ये इस तरह से होती तो फूड केवल यहाँ पे रह जाता, एब्जॉर्ब होता बस, यानी कि उतने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जितनी करनी चाहिए। अब फूड क्या है? फूड इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, अब ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, इसे कहते हैं सरफेस एरिया, ये बढ़ गया। और इसके बढ़ने से क्या हुआ? इसके बढ़ने से एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज थर्ड स्टेप डाइजेशन के बाद। ये हमें रफ करना पड़ा था जगह नाम की वजह से, लेकिन याद होगा आपको कि एब्जॉर्प्शन जो है ये डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब एब्जॉर्प्शन होता कैसे? जिस विलाई होती है इनके अंदर इस तरह से ब्लड कैपिलरीज होती है, पूरी बॉडी से आएगी, इस तरह से ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है ये? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज सबको पता है, जिनमें ब्लड होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन करती है बॉडी में। जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो वो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं, ब्लड में घुल जाते हैं और उसके बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, जो कि इस प्रोसेस का फोर्थ पार्ट था। ये पार्ट हमने शुरू में जो लिखे थे, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होगा? ब्लड, तो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब होना, ब्लड एब्जॉर्प्शन, और ब्लड द्वारा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, एसिमिलेशन होगा। ये यहीं पर काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग हो गई, मैकेनिक्स एक तरह से फंक्शनिंग। ये आप देख लीजिए, अब इसके बाद बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कहाँ का हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कहाँ का हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है? जैसे हमने सैलिवरी ग्लैंड्स में, बकल कैविटी में पढ़ा कि सलाइवा स्टार्च का करिए, स्टमक में पढ़ा प्रोटीन्स का हो रहा है। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ हो रहा है? जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स है ऑब्वियसली उनका ही होगा। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, मेन यही होते हैं। बाकी वाटर मिनरल्स ये तो डायरेक्ट हो जाते हैं, और विटामिन वगैरह ये तो डायरेक्ट हो जाते हैं, इनका होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर में। प्रोटीन का हो जाता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट है। और फैट्स का हो जाता है फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन किस फॉर्म में हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का शुगर में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में, और फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हो रहा है।
तो यहाँ पे डाइजेशन हमें जरूर ध्यान रखना है, जरूर। तो इस तरह से मैंने आपको डाइजेशन न्यूट्रिशन जो प्रोसीजर है इसका मेजर पार्ट समझा दिया। अब इसके बाद जब फूड से सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया तो वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का बस छोटा सा काम है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, ये केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है बस। और उसके बाद एनएस के थ्रू इजेक्शन हो जाता है, इजेक्शन। ये हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन प्रोसेस का आखिरी स्टेप इजेक्शन है, इजेक्शन। इस तरह से हमारा ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। ये मैंने आपको पूरी तरह से सब कुछ बताया है जो एनसीईआरटी ने जिक्र किया है 7वीं क्लास के लेवल पर। इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी पार्ट बताए, जैसे टीथ, टंग पिछली वीडियो में। उसके बाद मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों पार्ट बताया आपको, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और इन सब के जो जो फीचर्स थे खास खास, वो सभी फीचर्स मैंने आपको बताए। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड बताई, 3 है। सैलिवरी ग्लैंड जो 3 पेयर होती है, दूसरी लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, और पैंक्रियाज। इसके बाद मैंने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल जो चैप्टर का नाम है, मेन टॉपिक वो बताया कि ह्यूमन जो डाइजेशन होता है फूड का वो कैसे होता है, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके 5 स्टेप बताए, कौन कौन से? इंजेशन, इंजेशन फूड इनटेक, खाना खाना, इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। सिंपल 5 स्टेप हो गए। इन 5 स्टेप में कैसे कैसे फूड का डाइजेशन होता है वो बताया। सलाइवा करता है स्टार्च का शुगर में। इसोफेगस का डाइजेशन में रोल है, केवल बकल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करता है। स्टमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, और इसमें HCl का रोल बताया, म्यूकस का रोल बताया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस का रोल बताया जो गोल ब्लैडर से रिलीज होता है, लेकिन वास्तव में उसे कौन बना रहा है? लीवर। तो प्रश्न ये आता है कि बाइल जूस रिलीज कौन करता है, तो आंसर होगा लीवर। और यदि ये आता है कि इकट्ठा कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में, लेकिन सिक्रेट बनाता कौन है, सिक्रेट कौन करता है? तो इन दोनों का आंसर एनसीईआरटी ने लीवर दिया है। इसके बाद पैंक्रियाटिक जूस का बताया। इसके बाद विलाई का रोल बताया। विलाई जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इसी से समझ में आ सकती है हेडिंग केवल। और उसके बाद इसका सारा डाइजेशन बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट का शुगर में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। विलाई का एक बार और बता देते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है अच्छा। ब्लड में ब्लड कैपिलरीज जो होती है बीच बीच में उनकी, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज होती है हमें पता है। और ब्लड में जाने के बाद पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड न्यूट्रिएंट्स का, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। इतने प्रोसेस के बाद फूड पूरी तरह से जो भी हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है जहाँ केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एनएस से इजेक्शन हो जाता है, यानी फीसेस वेस्ट बाहर कर दिया जाता है। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वेरी सिंपल मेरे हिसाब से वेरी सिंपल। तो इस तरह से इसे अगर आपको भी ध्यान रखना है तो इसे आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट टॉपिक टीथ हो गया, टंग हो गया, जिसमें हमने टेस्ट बर्ड्स टीथ के टाइप बताए थे। तो इसके बाद मेजर टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें फीचर्स है सारे। और उसके बाद न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसमें डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताया गया है कि किस न्यूट्रिएंट्स का कैसे डाइजेशन हो रहा है और वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, पूरे सारे स्टेप। इस तरह से हम इस पूरे चैप्टर को इजीली लर्न कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और सब कुछ डायग्राम पर, कुछ याद लर्न करने की जरूरत है, केवल इस डायग्राम से सब कुछ हमें ऑटोमेटिक लर्न है। फीचर भी डायग्राम से, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग है, स्टमक जे शेप है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। दैट्स ऑल।
मुझे लगता है सब कुछ हो गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ इतना आप ये फिगर देखिए। इसके बाद जो इसमें दूसरा टॉपिक है रूमिनेंट्स, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। रूमिनेंट्स में कैसे होता है सब काम, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा बात और बताइए, एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताइए। जरा हम इसे देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक बीमारी डिसीज का जिक्र किया है, डायरिया। डायरिया बहुत कॉमन डिसीज है, बच्चों में हो जाती है कभी भी, जिसमें ये फूड पॉइजनिंग के कारण होती है और बहुत कॉमन है। फूड पॉइजनिंग या फिर वाटर इन्फेक्शन किसी भी कारण हो सकती है, और वाटर स्टूल हो जाते हैं, मतलब दस्त वगैरह, दस्त जिसे हम कॉमन भाषा में कह देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो डायरिया है इसमें क्या होता है, डायरिया में हमारा वाटर लॉस बहुत हो जाता है। वाटर लॉस हमने अभी क्या पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता अब, और हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। और वाटर हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे ब्लड का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 70% पार्ट होता है वाटर। और वाटर की कमी से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से हमें वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, गिर जाएंगे। इसलिए इसे हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बताया है स्पेशली। जब हमें हो जाता है डायरिया तो सिंपल सी बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें हम एक ORS घोल ले सकते हैं, बस ORS सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इससे हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, पानी की पूर्ति होती रहती है अगर हम ये सॉल्यूशन लेते रहते हैं। इसे हम आम भाषा में इलेक्ट्रॉल भी कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है इसका। ORS गवर्नमेंट फ्री में भी पैकेट बांटती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ORS के। ये ORS करता क्या है, इस ORS में साल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन होता है, और जब हम इसे पानी में मिला के पीते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर का लेवल बना रहता है, गिरता नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होता। ये छोटी सी बात इन्होंने एनसीईआरटी ने यहाँ पे बताई थी, वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ और कोई खास टॉपिक तो नहीं रह गया। बस ओके। इसमें इन्होंने एक दो बात ये बताई है जो थोड़ी कह सकते हैं इतनी ज़रूरी नहीं है, कि जो लीवर है ये रेडिश कलर का होता है, रेडिश, और ये एब्डोमेन में राइट हैंड पे है, सबको दिख रहा है राइट हैंड पे। दैट्स इट। इस तरह से आज का एक टॉपिक पूरा हुआ। इस टॉपिक को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आगे भी आपके लिए मैं टॉपिक लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू।